हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम यूपी आर ओ ए आर ओ के लिए हिंदी के जो 6 टॉपिक्स हैं उनकी पूरी कंप्लीट वीडियो बना के देंगे आपको। उनमें प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सिंस 1990 टू अब लेटेस्ट हमारा 2018 आई थिंक हुआ है एग्ज़ाम, तो उसके पूरे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और 6 टॉपिक हमने आपको बताए थे। एक बार जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा, उस पर हमने सिलेबस डिस्कस किया है। उसमें हमने ये भी बताया है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी में क्या आता है, सब कुछ डिस्कस किया है शॉर्ट में। तो उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। तो हमने पहले बोला था कि हम पहला जो सेशन लेके आएंगे वो होगा अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। तो ये आज का हमारा डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए हमने बना दिया है। और देखिए, ये मैं बता दूँ, ये जो मैंने आपको सोर्स में दे रही हूँ वो आपका घटना चक्र है। और जो भी थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते हैं आर ओ के एग्ज़ाम के लिए या कोई भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए, वो ये बात जानते होंगे घटना चक्र कितना इम्पोर्टेंट है। पढ़ना, उसको फॉलो करना। आफ्टर एवरी रिवीजन यू नीड टू रिवाइज घटना चक्र। चाहे आप कुछ भी बुक्स फॉलो करते हो, रेफरेंस बुक कुछ भी रखते हो, बट घटना चक्र को एग्ज़ाम के लिए एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिकली रिवीजन के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके पास होगी भी एक ब्राउन कलर की बुकलेट है आर ओ की, वो हो सकता है बहुत से लोगों के पास होगी, वो उससे भी पढ़ सकते हैं। और जब आपको लगे कि आप चाय पी रहे हो या कुछ आपके पास टाइम ऐसे स्पेयर में पड़ा हुआ है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो आप अपने उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो। इस वीडियो को देख करके आप बैठे बैठे आराम से उन चीज़ों को वापस रिकॉल कर सकते हो कई बार। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहले टॉपिक से। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि कितने जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर्ड हैं ऑलरेडी। आर ओ 2014 में पूछा जा चुका है। फिर आगे आप ये देख सकते हैं कि APO 2015 मेंस में पूछा जा चुका है। फिर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने सारे एग्ज़ाम में आया है। ARO 2014 में आया है, 1994 मेंस में आया है, 2004 के, 2015 के। ठीक है, APO में पूछा है, तो देख सकते हैं आप। देखिए और भी मैं दिखाती हूँ आपको। डाइट में भी पूछे गए हैं पेपर्स में से, हमने उसको कवर किया है। देखिए आपका ये RI का एग्ज़ाम है। ठीक है, फिर देखिए एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। डाइट का एग्ज़ाम है, उसमें भी देखिए हिंदी आता है, उसमें भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा चुका है उत्तराखंड PCS में, है ना। तो ये देख सकते हैं आप। यूपी लोअर में भी पूछा जा चुका है। तो ठीक है, जितने भी ये सब एग्ज़ाम हैं इन सब के लिए ये हेल्पफुल होगी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन फॉर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन दिया है अनामी, अनिमिका, अनामिका या अनामिका। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, अनामिका और यहाँ पे अनामिका। तो आपको पता है कि अनामिका इज़ द राइट आंसर, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। और यहाँ पे अनामी है, ये गलत हो जाएगा। और ये अनिमिका कुछ नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को हम बोलते हैं अनामिका। तो देखिए एक चीज़ हमने यहाँ पे आपको बता दें कि आप ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे कुछ कोई भी विलोम शब्द हो, चाहे कुछ भी हो, वर्तनी का ज़रूर ध्यान रखिएगा। वर्तनी इन्होंने एक अलग से सिलेबस में दिया तो ज़रूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं वर्तनी का बहुत बड़ा रोल है। तो हम वर्तनी को भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हर टॉपिक के लिए कहीं ना कहीं रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे आपको अगर अनामिका पता भी होता, लेकिन अगर आपको इसकी स्पेलिंग सही नहीं पता होती तो आप गलती कर सकते थे दोनों में से। तो यहाँ पे माँ में क्या ध्यान देना है? माँ में छोटी की मात्रा है। ठीक है, तो अनामिका, अनामिका इज द राइट आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। जिसके पेट में माँ ने रस्सी यानी दाम बांधी हो उसको हम क्या कहते हैं? दामाद, दामाद इतर, दाम या फिर दामोदर। तो इसका आंसर अभी आपको पता ही होगा, बहुत से लोगों को। इसका आंसर होगा डी। देखिए जिनको आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं बिना आंसर पे फोकस किए। ठीक है, ये उनके खुद के प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जो सिर्फ रिविजन के लिए देख रहे हैं। तो वो आप इस तरीके से आप कर सकते हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय। तो आपको पता है यहाँ पे आयोग ने दोनों ही आंसर सही माना है।
अनुचर अनुगामी इज़ द राइट आंसर। पीछे पीछे चलने वाला के लिए अनुचर वर्ड भी यूज़ होता है और अनुगामी शब्द भी यूज़ होता है, ठीक है। फिर देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन में बताया है कि दोनों ही आंसर जो है आयोग ने सही माने हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में ROA 2014। फिर हम सेकंड आपका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अमूल्य, ठीक है। तो इसमें अमूल्य इज़ द राइट आंसर। फिर देखिए यहाँ पे कीमती, कीमती वर्ड के लिए कुछ नहीं, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इतना नहीं यूज़ होता, लेकिन हाँ बहुमूल्य एक बार देख लीजिए। बहुमूल्य किसके लिए यूज़ हुआ है, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसको कहते हैं बहुमूल्य। तो एक ही क्वेश्चन से आपके दो वर्ड्स आ गए, जिसकी कोई कीमत ना हो वो अमूल्य हो गया और जिसकी बहुत अधिक कीमत हो वो बहुमूल्य हो गया। तो दो वर्ड्स हमने यहाँ से जान लिए इस क्वेश्चन से। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ चीज़ें कोशिश करेंगे क्वेश्चन से पकड़ने की। जैसे अगर हम यहाँ से कुछ पकड़ना चाहें तो क्या पकड़ सकते हैं, थोड़ा। तो थोड़ा जब भी यूज़ होगा इसमें मित आपका प्रीफिक्स लगेगा, ये देखिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी थोड़ा वर्ड यूज़ होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो उसका मित आपका प्रीफिक्स अपने आप लग जाएगा। फिर देखिए दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पकड़ सकते हैं भोजन। भोजन आपको पता है, भोजन यानी हम इसको आहार भी जानते हैं, आहार के नाम से भी जानते हैं, भोजन और आहार। तो अब हम इन शब्द में से पकड़ने की कोशिश करेंगे। हमारा कीवर्ड है मित और आहार, ठीक। अब देखिए मितव्ययी नहीं, मितव्ययी नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें आहार नहीं है। मितव्यय ये भी नहीं हो जाएगा, इसमें भी आहार नहीं है। मिताहारी, मिताहारी इज़ द राइट आंसर। और देखिए ये भी आप कंफ्यूज कर सकते हो, मितहारी नहीं होगा क्योंकि ये निगेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो निगेशन तो है नहीं, यहाँ पे पूछा है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, तो मिताहारी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी हम जान लेते हैं कि मितव्ययी किसके लिए यूज़ हुआ है। मितव्ययी मतलब कि कम या नपा तुला खर्च करने वाला, ठीक है। तो यहाँ से भी हमने दो वर्ड्स की मीनिंग जान ली। मितव्ययी होता है कम या नपा तुला खर्च करने वाला, और मिताहारी होता है आपका थोड़ा या नपा तुला भोजन करने वाला, ठीक है। तो जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका अंतेवासी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ एक बार अच्छे से, इसको हो सकता है अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो एक कॉपी में नोट कर लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, क्योंकि देख सकते हैं कि कितने सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। 2014 ROA में, मीन्स 1994, 2004, 2015 में, ROA स्पेशल प्री 2010 में, APO मीन्स 1997 में। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप। जिनके पास ये बुक है उसमें वो इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, जिनके पास ये बुक नहीं है वो उसको नोट कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा इम्पॉर्टेंट। फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं, आप हमारा 7th क्वेश्चन है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है, मर्माहत। मर्माहत इज़ द राइट आंसर। देखिए आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करते चलिए अगर आपको वो आंसर आता है, इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करिए कि आंसर को ना देखें, और क्वेश्चन अगर आप को आवाज़ क्लियर हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप आंखों से मत देखिए, आप सिर्फ आँख बंद करके सुनिए और उस क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश करिए, और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए और वीडियो को देखिए, ठीक है। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, ऑप्शन ए मर्माहित, ऑप्शन बी मर्माहत, ऑप्शन सी मर्माहुत, ऑप्शन डी मर्माहूत। तो यहाँ पे भी देखिए वर्तनी का रोल है, तो इसमें अगर वर्तनी आपको वर्ड पता होता, वर्तनी क्लियर नहीं होती तो गलती करने के चांसेस थे। तो यहाँ पे आंसर है मर्माहत। माँ ऊपर री हाथ, मतलब इसमें कोई भी नीचे मात्रा नहीं लगी है। मर्माहत इज़ द राइट आंसर। फिर देखिए जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो, ऑप्शन ए है पदभ्रष्ट, ऑप्शन बी है पदानवत, ऑप्शन सी है पदानुगत, या ऑप्शन सी है पदच्युत। तो इसका आंसर होगा, बताइए क्या होगा कमेंट करके। प्लीज़ वीडियो को, बहुत से लोग अगर रिवाइज़ कर रहे हो तो उस वीडियो को ना देखें, सिर्फ सुने, और जो ऑप्शन बताऊंगी उनको अपने माइंड में मार्क करके सीधा कमेंट करिए और फिर देखिए कि आंसर सही है कि नहीं। तो इसका आंसर होगा पदच्युत, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, ऑप्शन है निस्पृहा, ऑप्शन बी निस्पृह, ऑप्शन सी निस्पृह, ऑप्शन डी निस्पृहीन। देखिए इसमें जो है इसके भी आयोग ने दो आंसर दिए थे, एक तो निस्पृह
ये चिन्ह वाला, और एक जो है मर्ज करके लिखा है निस्पृह। दोनों ही इसका आंसर सही है, आप देख सकते हैं। तो बोथ आंसर्स आर करेक्ट। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। ऑप्शन ए प्रत्याशित, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, षटकोण वाला यूज़ हुआ है यहाँ पे, और ऑप्शन डी अप्रत्याशित। ठीक है, यहाँ पे शरीफे वाला शा यूज़ हुआ है। तो इसका आंसर होगा जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वो होगा अप्रत्याशित। तो अप्रत्याशित इज़ द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, ये तो जो भी आपका रामायण देख रहा होगा, महाभारत देख रहा होगा, जितने भी ये सारी, अब तो इस टाइम पे लॉकडाउन पे सब घरों में चल रहे हैं, तो आपको पता होगा, कहानी पता है कि नारद जी जो है क्या करते थे, झगड़ा लगाने का काम करते थे। तो इसका आंसर आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा, नारद इज़ द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक दो चीज़ और देख लीजिए। देखिए, रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण बोलते हैं, तो एक वर्ड और आपको याद हो गया। और फिर चाल चलने वाले को शकुनी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ड आपके यहाँ से हो गए हैं। ठीक है, कंप्लीट। एक नारद हो गए, एक विभीषण हो गए, एक शकुनी हो गए। नारद क्या थे? नारद जी झगड़ा लगाते थे, तो झगड़ा लगाने वाले मनुष्य हो गए। विभीषण क्या करते थे? वो भेद बता देते थे, तो रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण, चाल चलने वाले को शकुनी। ठीक है, तो यहाँ से आपका 3 वर्ड्स क्लियर हो जाता है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर, रनिवास। तो आपको पता है कि भीतर जब भी वर्ड आता है तो कहीं ना कहीं अंतः, ये एक तरीके का कोड वर्ड है, तो इसके लिए यूज़ होता है। तो इसका आप समझ जाएंगे कि ये कहीं ना कहीं अंतः से रिलेटेड होगा, और ये महल है तो पुर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा अंतःपुर। सी इज़ द राइट ऑप्शन। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए, जो छीन ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है। तो अमिट, अपार, अक्षय, अनंत। ठीक है, ये बताना है इसका आंसर क्या होगा, जो छीन ना हो सके। इसका आंसर हो जाएगा अक्षय। ठीक है, जो छीन ना हो सके, अक्षय। और अमिट हो क्या होगा? देखिए इसमें वर्ड है अमिट। अमिट के बारे में भी जान लेते हैं। अमिट होगा जो मिट ना सके उसके लिए अमिट, और अनंत जिसका अंत ना हो। तो देखिए इससे, इस एक क्वेश्चन से हमने 3 शब्दों के बारे में जानकारी हासिल कर ली। तो ये जो है अमिट, अमिट क्या है आपका? जो मिट ना सके। अनंत जिसका अंत ना हो सके। अक्षय जो छीन अथवा क्षय ना हो सके। ठीक है, तो चलिए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्रग्रहण। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर। देखिए आपको सी और डी बहुत से लोग आराम से करेक्ट कर लेंगे कि इनकरेक्ट है। चंद्रशिखर, चंद्रशेखर में कुछ लोगों को हो सकता है कन्फ्यूज़न, तो इसका आंसर होगा चंद्रशेखर। शाह में एक ही मात्रा, तो चंद्रशेखर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिर एक बार हम जान लेते हैं चक्रधर क्या होता है। जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं। ठीक है, तथा चंद्रमा की वह स्थिति जब पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता, उसे हम चंद्रग्रहण कहते हैं। तो यहाँ पे हमको चंद्रग्रहण के बारे में पता चल गया कि क्या होता है, चंद्रशेखर के बारे में पता चल गया, और चक्रधर के बारे में पता चल गया। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, 3 वर्ड्स यहाँ से हमारे प्रिपेयर हो गए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है मर्माहत, क्रूर, निर्मम, या फिर निर्दय। तो आपको पता है इसका आंसर सी हो जाएगा, निर्मम इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो निर्मम क्या होगा? जिसके हृदय में ममता नहीं है। और एक बार देख लेते हैं निर्दय, निर्दय जिसके हृदय में दया नहीं है। और आपने देखा होगा मर्माहत, हमने पहले आपके पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है पुराने, इसको एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। मर्माहत भी हम डिस्कस कर चुके हैं, निर्मम हमने यहाँ बता दिया, निर्दय भी हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3 वर्ड्स आ गए। फिर क्वेश्चन नंबर 16। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो गेहूँ, अक्षत, जौ, उड़द। आपको पता है अक्षत यानी चावल का प्रयोग किया जाता है, तो बी इज़ द राइट आंसर।
फिर उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है आपका अंडज, शूद्र, अंत्यज, अछूत। तो क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अंत्यज इज़ द राइट आंसर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, यू कैन बी कन्फ्यूज्ड बिटवीन शूद्र, अंत्यज, अछूत। अंडज तो आपको क्लियर होगा कि इसका आंसर नहीं है, बट इन तीनों में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसका आंसर है अंत्यज। ठीक है, निचली जाति वाले को अंत्यज बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिस्कस किया है, अंडज किसको कहते हैं? जो अंडे से जन्म लेता है वो अंडज होता है। चारों वर्णों को में जिसने अंतिम स्थान में जन्म लिया है उसे शूद्र बोलते हैं। और अछूत किसको बोलते हैं? जो छूने योग्य ना हो या जिसे छूना मना हो। ठीक है, तो यहाँ से सारे वर्ड्स आपके क्लियर हो जाते हैं, मतलब यहाँ एक क्वेश्चन से चारों वर्ड्स का ज्ञान हो गया आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्यज। अंत्यज किसे कहते हैं? वही रिपीटेड क्वेश्चन है। तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को। ठीक है, ये तो पुराने क्वेश्चन है, सेम है। फिर देखिए 19 क्वेश्चन, जिसका उपचार ना हो सके। ऑप्शन है दुस्साह या असाध्य या श्रमसाध्य या साधनहीन। तो इसका आंसर होगा असाध्य, मतलब असाध्य रोग बोलते नहीं है कि ये तो असाध्य रोग है, मतलब जिसका उपचार नहीं हो सकता। तो बी इज़ द राइट आंसर। तो एक बार ये भी देख लेते हैं, दुस्साह किसको बोलते हैं? जिसकी सहायता कठिन दर से किया जा सके उसे हम दुस्साह बोलते हैं। और श्रम साधक किसे बोलते हैं? जिसका उपचार श्रम से हो सके। ठीक है, और साधनहीन किसे बोलते हैं? जिसे हम जो है साधन से रहित हो उसे साधनहीन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे 4 वर्ड्स यहाँ पे प्रिपेयर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू, वीर बहुरी। क्या है? वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू या वीर बहुरी। तो वीर प्रसू इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कमेंट करते रहिएगा, आंसर बताते रहिएगा। देखिए ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द बताना है। क्या है कीवर्ड्स? शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए। तो ऑप्शन है धीर ललित, धीरोधत, धीरोदात्त या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या होगा, कमेंट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो इसका आंसर होगा सी, धीरोदात्त इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए अगर धीरोदात्त तो आपको पता चल गया कि शक्तिशाली, दयालु, शांतिधीर और योद्धा नायक को बोलते हैं। धीरोदत्त किसको बोलते हैं? शूरवीर किंतु अभिमानी नायक को। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा वर्ड क्या था हमारा? धीर ललित किसको बोलते हैं? शूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक। तो आप बड़े आराम से जान लेंगे जब भी इस एग्ज़ाम में आएगा तो इसमें अगर ललित वर्ड दिया हुआ है और शूरवीर भी है तो धीर ललित हो जाएगा। ठीक है, अगर अभिमानी वर्ड शूरवीर और बाकी सारी क्वालिटीज़ के साथ अभिमानी वर्ड हो जाएगा तो देखिए इसमें दा पे आधा धा लगा रहेगा और इस पे जो है बड़ा की मात्रा नहीं होगी, बल्कि बाकी जो आप जिसमें शांत, धीर और जिसमें अभिमानी नहीं है आप देख सकते हैं ये धीरोदात्त हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखते चलिएगा, क्योंकि देखिए ऐसे ही क्वेश्चन में गलती होती है। ठीक है, आपको लगेगा शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, तो कहीं ना कहीं धीरोदत्त भी आप लगा सकते हो। धीर ललित तो आप एक बार नहीं लगाओगे क्योंकि आप जानते हो कि ये ललित वर्ड है तो उसमें कहीं ना कहीं ललित वर्ड इन्वॉल्व होगा। बट हाँ, धीरोदत्त और धीरोदात्त थोड़े से मैच करते हुए हैं तो इसमें गलती हो सकती है। तो आप देख सकते हैं जिसमें बड़ा आ की मात्रा लिखी है उसमें क्या है आपका अभिमानी नहीं है नायक, और जिसमें धीरोदत्त मतलब कि जिसमें कोई बड़ी आ की मात्रा नहीं है, दा के नीचे आधा धा लगा हुआ है, इसमें जो आपका नायक अभिमानी है। तो थोड़ा सा कुछ को रिलेट करते करते आप जो है क्वेश्चन को सही कर सकते हो। अब आपको पता है निगेटिव मार्किंग भी है, तो बहुत माइन्यूट डिटेल अच्छे से रखना, माइंड में फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी नासमझी आपके एक क्वेश्चन को गलत करने के साथ साथ आपके ऑब्टेन्ड में से 1/3 निगेटिव कर सकता है। ठीक है, तो इसको जो है इसको भी ध्यान में रखते हुए बहुत ही ध्यान दे के जो है शब्दों को माइंड में फोकस करके रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द बताना है। तो प्रोषित पत्रिका, वियोगिनी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड्स हैं इसके विरह विदग्धा या फिर खंडिता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वियोगिनी। तो वियोगिनी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो वियोगिनी विल बी द राइट आंसर।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती हो, तो इसका आंसर होगा आपका क्या, बताइए। ऑप्शन है स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय, उपाहार। तो इसका आंसर होगा पाथेय। पाथेय इज़ द राइट आंसर। ठीक है, पाथेय इज़ द राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट आपका स्वल्पाहार वाला वर्ड। स्वल्पाहार किसके लिए यूज़ होता है? स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो उसे बोलते हैं स्वल्पाहार। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आधी रात का समय, आधी रात के समय को क्या बोलते हैं? शर्वरी, विभावरी, निशा या निशीथ? तो इसको बोलते हैं निशीथ। आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। फिर विभावरी आपको पता है, विभावरी, शर्वरी तथा निशा रात के पर्यायवाची हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है अकिंचन या किंचित या अकुंचन या अलभ्य। तो अकिंचन इज़ द राइट आंसर। अकिंचन बोलते हैं, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन। यहाँ से हम देख सकते हैं किंचित का अर्थ कुछ अथवा थोड़ा होता है। किंचित के लिए क्या है? किंचित के लिए थोड़ा हो तो किंचित हो जाता, कुछ ना हो तो अकिंचन। ठीक है, जबकि अकुंचन का अर्थ सिमटना होता है। अलभ्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त ना किया जा सके। तो ये भी क्वेश्चन में आया है अलभ्य। अलभ्य किसके लिए यूज़ हुआ है? जिसे प्राप्त ना किया जा सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन या फिर महादीन। तो इसका आंसर होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, बी, अकिंचन इज़ द राइट आंसर। जिसके पास कुछ ना हो, अगेन इट इज़ रिपीटेड क्वेश्चन, अकिंचन इज़ द राइट वर्ड। ठीक है, फिर देखिए अकिंचन वर्ड इम्पॉर्टेंट है, इसको आप चाहे तो अगर बुक हो आपके पास तो उसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, या तो फिर आप अगर लिख रहे हों तो उसको अकिंचन वर्ड को लिख लीजिए, क्योंकि कई बार पूछा है, आप देख सकते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, ऑप्शन ए अतिथि, ऑप्शन बी अभ्यागत, ऑप्शन सी अनाहुत, ऑप्शन डी रिश्तेदार। तो अनाहुत इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत, जिसे बुलाया गया हो उसे बोलते हैं आहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द योगी, ऑप्शन बी मुक्तिकामी, ऑप्शन सी मुमुक्षु, ऑप्शन डी तपस्वी। तो देख सकते हैं यहाँ पे मुमुक्षु इज़ द राइट आंसर। और एक और चीज़ ध्यान में रखिए, इसकी स्पेलिंग मुमुक्षु देखिए, एक भी आपका जो है बड़ा ऊ नहीं है, माँ और छा तीनों में आपका मात्रा लगी है छोटे ऊ की। ठीक है, तो स्पेलिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। मोक्ष की कामना करने वाला, मोक्ष की कामना करने वाला, ऑप्शन ए मोक्षकामी, ऑप्शन बी मौतिक, ऑप्शन सी मुमुक्षु, ऑप्शन डी मुमुक्षी। तो आप पहले ही देख चुके हैं, मुमुक्षु इज़ द राइट आंसर, रिपीटेड है ये भी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ या फिर गृहमंच। तो आंसर इज नेपथ्य। नेपथ्य इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए हवन सामग्री, ऑप्शन बी वन काष्ठ, ऑप्शन सी शुष्क काष्ठ, ऑप्शन डी समिधा। तो समिधा इज़ द राइट आंसर। ओके, हवन में जलाने वाली लकड़ी को हम बोलते हैं समिधा। फिर दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उनको क्या बोलते हैं? विशंबर, दिक्पाल, दिगंबर या पैगंबर। तो दिगंबर इज़ द राइट आंसर। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उन्हें हम दिगंबर बोलते हैं। और पैगंबर किनको बोलते हैं? विशंबर विष्णु का पर्यायवाची। एक सेकेंड, पैगंबर जो है होता है दूत को बोलते हैं हम पैगंबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द कन्या पुत्र, ऑप्शन बी कानीन, ऑप्शन सी अवैध पुत्र, ऑप्शन डी कुमारी पुत्र। तो इसमें इसका आंसर राइट आंसर होगा कानीन। ठीक है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे कानीन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी प्रोसीड करेंगे। वन में लगने वाली आग आप देख सकते हैं, ऑप्शन में है बरवाग्नि, दावाग्नि, विरहाग्नि या फिर जठराग्नि। तो आपका दावाग्नि इज़ द राइट आंसर। वन में लगने वाली आग को हम दावाग्नि बोलते हैं, और वहीं आपका पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। और समुद्र को जो हम बड़वा भी बोलते हैं, तो समुद्र में या बड़वा में आग जब लगती है तो हम उसे बड़वाग्नि बोलते हैं। ठीक है, और विरह की आग को विरहाग्नि बोलते हैं।
ठीक है, तो इसमें कई वर्ड्स आपके प्रिपेयर हो गए। फिर पेट की अग्नि आपको बता चुकी हूँ, जठराग्नि इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो युद्ध में स्थिर है उसके लिए एक वर्ड बताना है। ऑप्शन ए है युद्ध स्थविर, फिर ऑप्शन बी है युद्ध थिरक, ऑप्शन सी है युधिष्ठिर, या फिर युद्ध स्थायी। तो इसका आंसर होगा युधिष्ठिर। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं बुक में। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा एग्ज़ाम्स में कितनी कई बार पूछा जा चुका है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमेशा रहने वाला है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए शाश्वत, ऑप्शन बी अनवरत, ऑप्शन सी अप्रतिहत, ऑप्शन डी आजीवक। तो इसका आंसर होगा शाश्वत। जो हमेशा रहने वाले हैं उसको बोलते हैं शाश्वत। अब देखिए इसमें जो है अनवरत किसके लिए यूज़ हुआ है। ये लगातार होता है, लगातार का अर्थ अनवरत होता है, जिसे कोई रोक ना सके उसे अप्रतिहत बोलते हैं। और आजीवक क्या है, आजीवक एक संप्रदाय है। ठीक है, और भिकमंगे को भी इसी शब्द से उच्चारित किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसके अगर मीनिंग है तो ये भी आपने एक बार देख लिया कि अनवरत होता है जो बार बार हो, लगातार हो। ठीक है, सॉरी, जो बार बार हो, जिसका जो है क्या बोलते हैं रेपिटिशन, उसे अनवरत बोलते हैं। और जिसे कोई रोक ना सके उसको अप्रतिहत बोलते हैं। ठीक है, अप्रतिहत जिसे कोई रोक ना सके। आजीवक क्या है, अभी आजीवक एक संप्रदाय है, एक भिकमंगों का संप्रदाय है। तो ये आप सारे वर्ड्स का आपको यहाँ पे हो जाता है ज्ञान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक वर्ड बताना है। ऑप्शन ए है अपत्नीक, ऑप्शन बी है वियोगी, ऑप्शन सी है आपका विधुर, ऑप्शन डी है विपत्नीक। तो इसका आंसर होगा विपत्नीक। जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो उसे बोलते हैं विपत्नीक। वहीं देखिए जिसकी पति मर गई हो उसको विधुर बोलते हैं, और जिसकी किसी वियोग में कोई दुखी व्यक्ति हो, ठीक है, उसे वियोगी बोलते हैं। और जिसकी पत्नी ना हो ही ना, उसे अपत्नीक बोलते हैं। ठीक है, जिसकी पत्नी हो, जीवित हो, लेकिन वो उसके साथ ना रह रही हो तो विपत्नीक होगा। लेकिन जिसकी पत्नी हो ही ना उसे अपत्नीक बोलेंगे। ठीक है, और जिसके पति होने के बाद मर चुकी हो उसको बोलेंगे विधुर। ठीक, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसका ऑप्शन ए है प्रपर्ण, ऑप्शन बी है अपर्णा, ऑप्शन सी है पत्रहीन, ऑप्शन डी है अपत। तो इसका आंसर अपत होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए प्रयुक्त शब्द होगा अपत। यद्यपि इसके लिए पत्रहीन शब्द का भी प्रयोग होता है, लेकिन अपत इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, गिरा हुआ पत्ता प्रपर्ण कहलाता है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, गिरा हुआ पत्ता प्रपर्ण कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, तैरने की इच्छा को कहते हैं तरनेच्छा, तितीर्षा, संतरिक्षा, जलवतरिक्षा, क्या बोलते हैं इसको। ऑप्शन ए बी सी डी में से बी इज़ द राइट आंसर। तितीर्षा बोलते हैं। तैरने की इच्छा रखने वाले को तितीर्षा कहा जाता है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन क्या कहलाता है। जीन, हौदा, काठी, बख्तर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हौदा। हाथी की पीठ के पीछे जो रखा जाता है सामान उसे हम हौदा बोलते हैं। वहीं घोड़े के पीठ पर जो गद्दी रखी जाती है उसे हम देखिए जीन बोलते हैं। ठीक है, और ये बोल सकते हैं कि आपका जो लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे बख्तर या बख्तर, दोनों में से कोई भी बोला जाता है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में आ गए। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित या अनप्रमाणित। इसका आंसर होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। अप्रमेय बोला जाता है उसको। ठीक है, अब देखिए जो प्रमाणों से सिद्ध ना हो सके वो अप्रमाणित हो जाएगा। ठीक है, जो मापा ना जा सके उसके लिए हो जाएगा अपरिमेय या अपरिमित, दोनों ही सही है। या फिर जो क्या बोलते हैं, ठीक है, इसमें कुछ रूल बताए गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। व्याकरण की दृष्टि से कुछ रूल्स बताए गए हैं। अन कब लगता है, अ कब लगता है उपसर्ग के टर्म्स में, तो ये आप देख लीजिएगा। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय बोलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन है अप्रमाणित, अनुप्रमेय, या फिर अप्रमेय, या फिर अप्रमाणिक। तो अप्रमेय इज़ द राइट आंसर। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे अप्रमेय बोलेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको क्या बोलेंगे। उपनिवेशिक, औपनिवेशिक,
औपन्यासिक या फिर उपनिवेशवाद? तो इसका आंसर आपको पता है, औपनिवेशिक बोलेंगे। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे बोलेंगे औपनिवेशिक। बी इज़ द राइट आंसर। फिर देखिए 46 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यपश्या। बताना है असूर्यपश्या किस स्टेटमेंट के लिए सही है। पहला है वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई ना दे। ऑप्शन बी, वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है। सी, जिसको सूर्य भी ना देख सके। या फिर डी, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो आप देख सकते हैं डी इज़ द राइट आंसर। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्यपश्या बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जल्दी से देख लेते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, दिस इज़ द रिपीटेड वन, इसको बोलते हैं असूर्यपश्या। प्लीज़ देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेलिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सभी एक जैसे लग रहे हैं, खासकर सी और डी देखिए एकदम सेम हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसका जो है आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, असूर्यपश्या। और यहाँ पे असुर स्पर्शा, देखिए थोड़ा सा ये गलत है, ये आप समझ सकते हैं। असूर्यपश्या इज़ द राइट आंसर। तो स्पेलिंग देखते चलिएगा। नेक्स्ट है 48, क्वेश्चन नंबर 48। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को हम क्या बोलते हैं? रिक्त, धरोहर, वसीहत या संदाय? तो इसको रिक्त बोलते हैं। जो आपकी उत्तराधिकार में आपको संपत्ति प्राप्त होती है उसे हम जो है रिक्त बोलते हैं। वहीं धरोहर शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे हम बोलते हैं धरोहर। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, वही सेम जो हमने पढ़ा था, धरोहर इज़ द राइट आंसर। गिरा हुआ के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए पतित, ऑप्शन बी लुंठित, ऑप्शन सी धराशाही, ऑप्शन डी पातकी। तो ए इज़ द राइट आंसर, पतित इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका। देखिए, इसको देखने के पहले थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, कुछ वर्ड्स यहाँ पे भी डिस्कस हैं। लुंठित किसे बोलते हैं? जो ज़मीन पर गिरा या लुढ़का हुआ हो उसे लुंठित बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो भी ज़मीन पे गिरा या लुढ़का हुआ उसे हम लुंठित बोलेंगे। धराशाही किसको बोलेंगे? पृथ्वी पर लेटा हुआ को धराशाही बोलेंगे। लुढ़का हुआ है पृथ्वी पर, ठीक है, ज़मीन पर लुढ़का है या गिरा है तो लुंठित हो जाएगा। और अगर लेटा है तो हो जाएगा क्या? धरा, क्योंकि धरा इज़ एसोसिएटेड विथ व्हाट? पृथ्वी, तो धराशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ये है 51। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयंसेवक। ऑप्शन ए, अब बताना है कौन सा स्टेटमेंट स्वयंसेवक के लिए करेक्ट है। ऑप्शन ए है जो सबकी सेवा करने वाला हो। ऑप्शन बी है स्वयं की सेवा करने वाला। ऑप्शन सी है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। या फिर ऑप्शन डी है बिना वेतन के काम करने वाला। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को हम बोलते हैं क्या? स्वयं सेवक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द बताना है। ऑप्शन ए है चिरप्रसन्न, ऑप्शन बी है कृतज्ञ, ऑप्शन सी है आभारी, ऑप्शन डी है कृतार्थ। तो यहाँ पे देखिए कृतार्थ इज द राइट आंसर। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति को हम कृतार्थ बोलते हैं। वहीं किए हुए उपकार को मानने वाले को हम कृतज्ञ बोलते हैं। और आभार मानने वाले को आभारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपराध सूची, ऑप्शन बी काली सूची, ऑप्शन सी अवैध सूची, या फिर श्वेत सूची। तो इसका राइट आंसर होगा काली सूची, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। अवैध सूची क्या होता है? वैध कार्य ना करने वाले की सूची को अवैध सूची बोलते हैं। और नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वालों को हम बोलते हैं, करने वाले को श्वेत सूची कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। जिसकी आशा ना की गई हो, ऑप्शन दिया है नाउमीदी, ऑप्शन बी आशातीत। ठीक है, आशातीती, सॉरी, नाउमीदी, आशातीती। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है अग्रसोची या फिर अप्रत्याशित। ये भी डिस्कस्ड है, इसका आंसर होगा डी अप्रत्याशित। ठीक है, अग्रसोची क्या होगा? जो कहने या बोलने से पहले ही सोच लिया जाए उसे बोलते हैं अग्रसोची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है जिससे उपकार हुआ हो, या फिर ऑप्शन बी जिसने उपकार किया हो, ऑप्शन सी जो उपकार ना मानता हो, ऑप्शन डी जिस पर उपकार किया गया हो। तो इसमें देखिए डी इज़ द राइट आंसर, जिस पर उपकार किया गया हो। उपकृत जिस पर उपकार किया गया हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द बताना है। दमित, दमनीय,
दयनीय या फिर दमनशील, तो इसमें है दमित इस द राइट आंसर। जिसका दमन किया गया हो वो दमित हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जो दबाया जा सके वो दमनीय हो जाएगा। फिर वहीं जो है आपके लिए दमन करने वाले को हम दमनशील कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। जिस पर उपकार किया गया हो, ऑप्शन क्या है, उर्वरा, उपकृत, कृतज्ञ, कृतार्थ। तो इसका उपकृत विल बी द राइट आंसर। जिस पर उपकार किया गया हो वो हो जाएगा उपकृत, ठीक है। जो भूमि उपजाऊ हो जाएगा उर्वरा। कृतज्ञ किसके लिए, जो उपकार मानता हो। कृतार्थ जिसके लिए यूज़ होता है, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो जाता हो, उसे कृतार्थ बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 57 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और इसके आगे का हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ये सेशन इतना ही। फिर बहुत जल्दी ही सेकंड वीडियो में भी हम इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।